हेलो एवरीवन, गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अवधेश कुमार। आज मैं आपके लिए नंबर सिस्टम क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं। हम सारे चैप्टर्स को आप लोग पढ़ पाएंगे ऑनलाइन, और मैं हर चैप्टर का वीडियो बनाकर डालूंगा। पहले हम जो है थ्योरी सेक्शन को कवर अप करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज को कवर अप करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसके सारे थ्योरी सेक्शन को देख लेंगे। उसका जो क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, वो हम एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो वहाँ पे वीडियो को दोबारा देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। जो आपका नंबर चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि हम अच्छे से पूरा लिख पाएंगे आगे, है ना। तो हम इसको मिटा दे रहे हैं। नंबर सिस्टम। ठीक है, क्लास 9 नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। क्या पढ़ेंगे? नेचुरल नंबर। हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान देंगे। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? सपोज कर लीजिए आपको कोई नंबर की सीरीज दिया गया है और आपसे कहा गया कि पहचानिए कि नेचुरल नंबर है कि नहीं है। मान लेते हैं आपको कोई नंबर दिया गया है, सीरीज दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 so on। ठीक है, तो आपको देखना है कि यदि कोई सीरीज का स्टार्टिंग यदि 1 से होता हो, कहाँ से होता हो? 1 से अगर होता हो तो ये जो सीरीज है वो नेचुरल सीरीज कहा जाएगा और ये नेचुरल नंबर कहा जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं द नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। एक से स्टार्ट होती है उसे हम नेचुरल नंबर बोलेंगे। यानी कि अगर एक से स्टार्ट नहीं हो रही है तो उसे हम नेचुरल नंबर नहीं बोला जाएगा, उसे नेचुरल नंबर नहीं कहा जाएगा। इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि हमेशा जो सीरीज होगी ना वो कंटिन्यूसली जाएगी, ब्रेक नहीं करना चाहिए, है ना। और इस तरह से आप देख पाएंगे कि अगर हम नेचुरल नंबर का सीरीज लिखा जाए 3 4 5 6 डैश 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 इनफाइनाइट, है ना, तो आपको कितने इनफाइनाइट नेचुरल नंबर मिला? कितने नेचुरल नंबर मिला? इनफाइनाइट नेचुरल नंबर मिला। ठीक है, इसको जो रिप्रेजेंटेशन है इसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि इस एक्सरसाइज में जहां भी आपको कैपिटल एन लिखा मिलेगा, इस कैपिटल एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर। हाँ, जहां भी आपको कैपिटल एन मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल नंबर। दूसरा होल नंबर। दूसरा होल नंबर। ठीक है, अब होल नंबर क्या होता है? अभी आपने नेचुरल नंबर तो पढ़ लिया, अभी होल नंबर क्या होता है? यानी कि यदि कोई सीरीज 0 से स्टार्ट होती हो, कहाँ से? 0 से स्टार्ट होती हो और इनफाइनाइट तक जाती हो तो इसे हम क्या बोलेंगे? होल नंबर। इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। दोस्तों बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है और बिल्कुल एनसीईआरटी के पैटर्न पे है। ठीक है, तो क्या बोले इसको? पूर्ण संख्या। यानी कि होल नंबर आपका 0 से स्टार्टिंग होगा और इनफाइनाइट तक जाएगा। ये जो नेचुरल नंबर है, होल नंबर, दोनों ही हमेशा पॉजिटिव नंबर होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर होते हैं। ये निगेटिव कभी नहीं होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, बोथ नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। फाइन। यानी कि अगर सीरीज लिखने को बोला जाए तो कहाँ से स्टार्ट करोगे आप? 0 से। आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। नेचुरल नंबर एंड होल नंबर में क्या अंतर है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलना है कि जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्टिंग होती है,
स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड जो होल नंबर है ये कहाँ से स्टार्ट होती है? स्टार्ट फ्रॉम 0, स्टार्ट फ्रॉम 0। फाइन। जो होल नंबर का रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर, इसको हम लोग कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल W से। बोलो, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल W से। यानी कि आपको इस पूरे चैप्टर्स में जहाँ भी कैपिटल W लिखा मिलेगा तो हम क्या समझेंगे, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको कर रहा है? होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जल्दी इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको नोट करिए। ठीक है, नोट कर लिया आपने वीडियो पॉज करके? गुड। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक। इसको इंटीजर क्या बोलते? इंटीजर हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्णांक। ठीक है, अब इंटीजर क्या होता है इसे तो समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। ठीक है, इंटीजर समझने से पहले एक टर्म हम समझते हैं तो हम आसानी से इंटीजर को समझ सकेंगे। नंबर लाइन। क्या? नंबर लाइन। दोस्तों याद होगा आपने प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा, नंबर लाइन अगर जहाँ की बात आती थी तो नंबर लाइन हम कैसे करते थे, आपको अच्छे से याद होगा। नंबर लाइन के लिए हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते थे, फाइन, और इस पे हम मार्क करते थे 0। क्या मार्क करते थे? 0। अब 0 मार्क कर दिया। अब यहाँ तक हम राइट हैंड पे जाते थे या कि राइट हैंड की ओर जाते थे तो हम सारे पॉजिटिव नंबर को लिखते हैं इस तरह से लेके इनफाइनाइट तक की, और इससे अगर हम लेफ्ट हैंड की ओर आते हैं तो हम सारे नेगेटिव नंबर्स को लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी, यानी इसके इधर पॉजिटिव नंबर हम लिखा जाएगा और इधर क्या लिखा जाएगा? नेगेटिव लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, राइट हैंड पे पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड पे नेगेटिव। आप ये सोच रहे हो कि सर हम ऐसा क्यों लिखते हैं राइट हैंड पे पॉजिटिव एंड लेफ्ट हैंड पे नेगेटिव? क्योंकि ये जो 0 है, 0 का राइट हैंड पॉजिटिव लिखा रहता है, लेफ्ट हैंड नेगेटिव। अब एक बात बताइए, अगर आपसे पूछा जाएगा दो से बात बताओ 2 और 3 में कौन सा बड़ा है ना? तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, इस दोनों नंबर्स को आप नंबर लाइन पे देखोगे। जो राइट हैंड की ओर होगा, किधर होगा? राइट हैंड की ओर। जो राइट हैंड की ओर होगा वो हमेशा बिगर नंबर होगा देन लेफ्ट हैंड। राइट हैंड का नंबर इज ऑलवेज बिगर देन लेफ्ट हैंड। फाइन, यानी कि अगर 2-3 में कंपेरिजन किया तो कौन सा बड़ा है? देखिए ये 3 जो है राइट हैंड पे है 2 से, तो ये बड़ा है। फाइन, आपको साइन पता है ना? जिसके तरफ ये होता है ये बड़ा का साइन होता है, जिसके तरफ ये होता है ये छोटा का साइन होता है ना? ठीक है, यानी कि आपसे ये बड़ा नंबर है, 3 बड़े हैं 2 से। फाइन, उसी तरह अगर आपसे ये पूछा जाए बताइए -4 और -1 में कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है? ठीक है, अगर बड़ा छोटा की बात किया जाएगा तो देखिए पहले कौन सा राइट हैंड पे है? -4 इधर है और -1 इधर है, यानी -1 राइट हैंड पे है तो क्या बोलेंगे? -1 इज ग्रेटर देन या और बिगर देन -4, यानी कि -1 -4 से बड़ा है। तो आपने क्या देखा? नंबर लाइन पे 0 और प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। अब आइए यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं, जो हम एक टर्म लिखे थे इंटीजर। इंटीजर
इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्णांक। दोस्तों स्पेलिंग पे मत जाना, मैथ के टीचर हो तो स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप उसको करेक्ट कर लेना, भावनाओं को समझना, कंटेंट को समझने की कोशिश करना। फाइन। पूर्णांक इंटीजर क्या होता है? क्या लिखना है? इन ए नंबर लाइन टोटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर included zero is called integer। यानी कि किसी भी नंबर लाइन पे पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो, इन सारे नंबर को क्या कहते हैं? हम इंटीजर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, ये जीरो है, 1 2 3 4 डैश इन्फिनिटी, -1 -2 -3 -4 -5 डैश इन्फिनिटी -इन्फिनिटी। यानी कि किसी भी नंबर लाइन पे टोटल प्लस एंड माइनस सारे नंबर को हम लोग इंटीजर कहते हैं व्हेन it will complete number, it will complete number। जब ये कंप्लीट नंबर में है हम क्या बोलेंगे? इंटीजर, है ना। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट किससे करते हैं? जेड, कैपिटल जेड, और कभी कभी आपको आई लिखा मिलेगा। अगर जेड लिखा है तब भी इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल आई लिखा है तब भी ये इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दोस्तों एक बात समझने की यहाँ पे हम कोशिश करते हैं। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि एक बात बताइए, 5.23 क्या एक इंटीजर है? क्या एक इंटीजर है? पूर्णांक है? ये पूर्णांक का देखिए मतलब ही होता है, ये पूर्णांक का मतलब ही होता है पूर्ण अंक। क्या होता है? पूर्ण अंक। यानी कि कंप्लीट नंबर होनी चाहिए। कौन सी नंबर होनी चाहिए? कंप्लीट नंबर। तो क्या ये कंप्लीट नंबर है? क्या बोलेंगे? नहीं, ये कंप्लीट नंबर नहीं है, इसलिए क्या ये इंटीजर नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए -17 क्या इंटीजर है? हाँ, -17 इंटीजर है क्योंकि ये कंप्लीट नंबर है। दोस्तों निगेटिव में ध्यान मत देना, हमने अभी भी कहा था कि नंबर लाइन पे नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव एंड जीरो ऑल आर इंटीजर इट विल व्हेन इट विल कंप्लीट नंबर। यदि कंप्लीट नंबर में ये सारे क्या हो गए? इंटीजर हो गए। अगर आपसे बात करें क्या जीरो एक इंटीजर है? यस, जीरो भी एक इंटीजर है। क्या 14 एक इंटीजर है? हाँ, ये भी एक इंटीजर है। -11.5 क्या इंटीजर है? नहीं है। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि ये कंप्लीट नंबर नहीं है, कंप्लीट नंबर नहीं है। दोस्तों इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि जो आगे आने वाला है रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर वो टोटली इंटीजर पे बेस्ड है। अगर आपको ये समझ में आ गई होगी कि इंटीजर क्या होता है तो आपको रैशनल नंबर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इंटीजर क्या होता है? अ नंबर इन ए नंबर लाइन द टोटल पॉजिटिव नेगेटिव एज वेल जीरो नंबर, जीरो इंक्लूडेड जीरो इज कॉल्ड इंटीजर, है ना। यानी किसी भी नंबर लाइन पे पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो को इंक्लूड करने से जो बनता है सीरीज उसको हम इंटीजर कहते हैं। इसमें पॉजिटिव, निगेटिव तो जीरो तीनों होते हैं। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं एंड कैपिटल आई से। आपको दोनों से मिलेंगे, जेड भी मिलेगा और कैपिटल आई भी मिलेगा। ठीक है, अब आपसे कुछ सवाल पूछा जाएगा कि बताइए क्या 5.23 एक इंटीजर है? हमें कुछ नहीं चेक करना है, बस आंख बंद करके देखना है क्या एक कंप्लीट नंबर है? नहीं है, नहीं है ना? बोलिए, क्या कंप्लीट नंबर है? नहीं है।
तो जब कंप्लीट नंबर नहीं है तो इंटीजर नहीं होगा। क्या -17 एक कंप्लीट नंबर है? तो आप बोलोगे हाँ सर कंप्लीट नंबर है। अगर एक कंप्लीट नंबर है तो इंटीजर होगा। 0 देखिए यहाँ पर 0 है ना, इसका मतलब 0 भी एक इंटीजर है। उसी तरह ठीक है, जल्दी इसको नोट करिए, वीडियो पॉज करके नोट करिए, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। दोस्तों अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, आप लोग घर से ही पढ़ाई कर रहे हैं। मैं सारी आपको वीडियोस हर चैप्टर बाय चैप्टर प्रोवाइड कराऊंगा। आप अच्छे से घर से तैयारी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाइए, क्योंकि हम खुद 5 ईयर से टीचिंग कर रहे हैं, 5 ईयर एक्सपीरियंस है, हमने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया हूँ। तो आप घर से बैठे आप हमारे सारे 9, 10, 11, 12 एसएससी, रेलवे, बैंकिंग की क्लासेस आप हमारे गुरु क्लासेस के चैनल से ले सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आप और लाइक कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लाएँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएँ। अभी हम सोच रहे हैं आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा और एनसीईआर के एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। वो तभी लेकर आएंगे जब आप मुझे कमेंट में रिक्वेस्ट करोगे, तब लेकर आएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, रैशनल नंबर। क्या? रैशनल नंबर, इसको हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। हिंदी में क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। अब देखिए रैशनल नंबर क्या होता है, अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, अच्छे से समझेंगे कि रैशनल नंबर क्या होता है। वेन, पहले डिफिनेशन लिख देता हूं। वेन अ नंबर इज रिप्रेजेंट in the form of P by Q, where P and Q where P and Q are integer, and where P and Q are integer, and Q does not equals to 0। यानी कहने का मतलब है कि आप रैशनल नंबर किसको बोलेंगे? यदि किसी संख्या को, किसी नंबर को हम P by Q के रूप में रिप्रेजेंट करें, वेयर P and Q आर इंटीजर। अभी इंटीजर बताया ना क्या होता है इंटीजर? ऑल पॉजिटिव 0, निगेटिव 0 एंड पॉजिटिव नंबर, इन सारे नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटीजर बोलते हैं, है ना। एंड Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। अब देखते हैं इसको एग्जाम्पल समझते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है ना। तो हम समझने का प्रयास करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल दे दिया जाए -5/3, है ना। अगर आपसे पूछा जाए क्या एक इंटीजर है ना, अगर आप इसे इंटीजर के पूछा जाए तो कुछ नहीं करना, आंख बंद करके क्या करना है, देखिए बराबर में क्या लिखना है? P by Q। क्या लिखना है? P by Q। बिल्कुल बच्चों की तरह समझिए, एकदम आपने पहले क्लास में पढ़ा होगा, इससे पीछे क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन फिर से समझिए अच्छे से। -5/3 है ना, P by Q। अब यहाँ देखिए P बराबर क्या है? P बराबर क्या लिखा हुआ है? -5। Q बराबर क्या है? 3। क्या दोनों इंटीजर हैं? इंटीजर है। मैं फिर से नंबर लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ। देखिए ये आपका 0 प्लस में 1, 2, 3 इनफाइनाइट, -1, -2, -3 अप टू इनफाइनाइट।
ठीक है। क्या ये दोनों इंटीजर है? कंप्लीट नंबर पहले है, हाँ है। अगर कंप्लीट नंबर है तो इंटीजर होगा, फाइन, यानी इंटीजर है। अब यहाँ पे कहा गया है q डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी कि q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब आप अपने आप से सवाल पूछेंगे कि क्या q जीरो है? क्या q जीरो है? नहीं, q बराबर तो 3 है ना, जीरो कैसे हो सकता है? यानी q जीरो नहीं है। जब नहीं है तो हमारा ये भी कंडीशन फॉलो हो रहा है। अगर हमारा ये भी कंडीशन फॉलो हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि यह एक परिमेय, एक रैशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है। क्या बोलेंगे? कि यह एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। अगला देखते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं, कुछ और एग्जांपल देखिएगा। एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, 17/2 क्या एक रैशनल नंबर है? बताइए, क्या एक रैशनल नंबर है? कुछ नहीं करना है, बराबर में क्या लिखना है, क्या सिखाया था हमने? p/q। अब देखिए p बराबर कितना है, p बराबर कितना है, p बराबर कितना है 17, q बराबर कितना है 2, कितना है 2। क्या दोनों इंटीजर है? हाँ इंटीजर है। अगर इंटीजर है तो क्या q जीरो है? नहीं, q जीरो नहीं है, q तो 2 है ना, जीरो कैसे हो सकता है? तो q जीरो नहीं है। इसका मतलब होता है डज नॉट इक्वल टू, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डज नॉट इक्वल्स टू, इसको हम पढ़ते हैं हम लोग डज नॉट इक्वल्स टू, है ना। तो इक्वल्स टू नहीं है, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि यह एक रैशनल नंबर है। क्या बोलेंगे? एक रैशनल नंबर, फाइन, ठीक। एक एग्जांपल और लेते हैं। तो आपसे पूछा जाए 0/5, 0/5 क्या एक रैशनल नंबर है? बताइए, कैलकुलेट करिए आप लोग, मैं करता हूँ। देखो क्या लिखेंगे, बराबर p/q। अगर हमने p/q लिखा, इसका मतलब p बराबर कितना है? p बराबर 0, q बराबर 5, फाइन, p बराबर 0, q बराबर 5। क्या इंटीजर है? है। क्या q 0 के बराबर है? नहीं, q तो 5 है ना, 0 नहीं है। यानी हमारा ये भी रूल फॉलो हो गया, यानी क्या बोल सकते हैं, यह एक रैशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट 8/0, 8/0 बराबर लिखिए p/q। देखते हैं p बराबर 8, q बराबर 0, क्या इंटीजर है? हाँ इंटीजर है। क्या q 0 है? q 0, हाँ q यहाँ पे 0 है ना, 0 है। तो ये कंडीशन फेल हो गया। जहाँ पे हमारा एक भी कंडीशन फेल हो जाएगा, इन दोनों में से अगर एक भी हमारा सिचुएशन फेल हो जाता है, कंडीशन फेल हो जाता है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये रैशनल नंबर नहीं है। क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर नहीं। यानी यहाँ पे हमारा सिचुएशन क्या हो गया? फेल हो गया, ठीक है। तो नोट करिए, अच्छे से समझ के नोट करिएगा, नोट करिए इसको। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। आपकी लगभग एक्सरसाइज 1.1 बन जाएगा कंप्लीटली, बस इसमें थोड़ा सा और है, मैं बताता हूँ किस किसकी नीड पड़ेगी। आपसे पूछा जाएगा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, फाइन। तो दोस्तों, अभी आपने पढ़ा कि रैशनल नंबर क्या होता है, अभी आपने क्या पढ़ा? रैशनल नंबर क्या होता है?
अब हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट जो टर्म ऐड हो गया ना, कुछ नई टर्म नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, ये बिल्कुल वही चीज़ है जो आप जानते आए हो, बट यही है कि आपको यहाँ लग रहा होगा पता नहीं क्या है कुछ नहीं है, अभी बताते हैं क्या है। सपोज कर लीजिए आपसे कहा जाए 3/2 एंड 9/4। आपसे कहा जाए जाएगा दूसरा एग्जाम्पल 3/2 और 6/4। ठीक है, पूछा जाएगा क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि जितना LHS है उतना ही RHS होना चाहिए, है ना। क्या होती है, जितना LHS है उतना ही RHS होना चाहिए। अभी बात बताइए, इधर हमारा क्या है 3/2, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 3 2 6 और 2 2 4, यानी इसको हम 3/2 लिख देंगे। फाइन, यानी क्या हो गया, ये दोनों हमारा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा -1/3 और -4/12, क्या ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है? क्या इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है? कुछ नहीं करना, आपको चेक करना है। जरा देखते हैं, -1/3 क्या कट रहा है, 3 टर्म कट रहा है, यानी क्या इधर -1/3, यानी क्या है LHS बराबर RHS, यानी दोनों हमारा बराबर है, तो हम क्या बोल सकते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। उससे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये रैशनल नंबर था। हाँ, रैशनल नंबर था, है ना। देख रहे हो आप 1/3 रैशनल नंबर है। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए 5/0 और 19/0, क्या इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है? क्या इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है? तो आप यही कह रहे हो मनी मन, नहीं सर ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने जो पढ़ा है कि Q जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 0 है। इसका मतलब यही है कि ये रैशनल नंबर नहीं है। जब ये रैशनल नंबर ही नहीं है तो हम आगे की बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अगर आपसे कहा जाए 0/8 और 0/12, क्या इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है? क्या इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है? तो आप देखिए, अगर हम 0 को 8 से भाग देंगे तो क्या बचेगा हमारा, 0 बचेगा। अगर हम 0 को 12 से भाग देंगे तो क्या बचेगा हमारा, 0। यानी क्या हो गया, दोनों बराबर है। LHS बराबर RHS है, हाँ जी है। अगर है इसका मतलब ये रैशनल नंबर, सॉरी ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हुआ। उसी तरीके से एक और लेते हैं, -2/-3, -2/-3, -6/-9, -6/9, क्या ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है? तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, आप यही बोल रहे हो सर ये तो माइनस से माइनस कट के प्लस हो जाएगा, लेकिन ये प्लस नहीं होगा। यानी अगर हम इसको ऐसे लिख दें 2/3, तो ये -2/3 हो रहा है, जो कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर नहीं है। ये माइनस में और प्लस में है ना, तो दोनों का बहुत अंतर है, एक पॉजिटिव नंबर है और दूसरा नेगेटिव नंबर है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर नहीं है। फटाफट नोट करिए। ठीक है, आगे करें। ठीक है, नेक्स्ट
आपको पूछा जाएगा, जैसे सवाल पूछा जाता है कि आपको रैशनल नंबर निकालने के लिए कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? आपको रैशनल नंबर निकालने के लिए कहा जाएगा। सपोज कर लीजिए आपको ये कहा जाए 3/5 एंड 5/4, 3/5 एंड 5/4 के बीच 5 रैशनल नंबर फाइंड करें। कितना करें? 5 रैशनल नंबर। अगर ऐसा कहा जाता है कि 3/5 और 5/4 के बीच 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो क्या करेंगे? बिल्कुल देखिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। अब देखिए कितना निकालने का कहा गया है? 5। अगर 5 जितना रैशनल नंबर निकालने के लिए कहा गया जाएगा उससे एक अधिक ले सकते हैं, 2 अधिक, 3 अधिक, मिनिमम एक अधिक लेना है। अगर 5 कहा गया है तो 5 + 1 कितना होता है? 6। मिनिमम 6 लेना है, उससे ज़्यादा आप कितना भी ले सकते हैं। यानी 6 से हम क्या करेंगे? इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 6 और 5 × 6। उसी तरीके से यहाँ 5 × 6 और 4 × 6 कितना हो गया? 18/30 एंड 30/24। 30/24 यानी कि अब हम देख सकते हैं इस सिचुएशन को कि हम क्या क्या करेंगे। 18/30 और 30/24 के बीच में 5 रैशनल नंबर कौन कौन सा होगा? आप सिंपल देखिए, 19, 30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। ठीक है, सॉरी यहाँ पे उल्टा लिखा गया है एक चीज। फोर बाई फाइव है ना, 4/5। यहाँ भी क्या हो जाएगा? 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 और यहाँ पे 5। क्या होगा? यहाँ पे 24/30 है ना। तो कौन कौन हो गया हमारे? 19/20, 19/30, 20/30, 21/30, 23। ये सिंपल, ये आपके 5 रैशनल नंबर। ये आपका मेथड 1। क्या आपका? मेथड 1। अभी आपको दूसरा मेथड बता रहे हैं हम, ठीक है। दूसरा मेथड को आप ध्यान से देखिएगा। ये आपका है मेथड 2। मेथड 2, क्योंकि दोस्तों जो 3/5 और 4/5 है, इन दोनों के बीच टोटल इनफाइनाइट रैशनल नंबर होगा। कितना होगा? कोई पूछे तो कितना होगा? इनफाइनाइट रैशनल नंबर। इनफाइनाइट रैशनल नंबर होगा। 3/5 है तो 4/5, ठीक है। और ऐसे समथिंग करके पॉइंट में भी ले सकते हैं, क्योंकि इसको अगर हम पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा? 0.6 आएगा। ये कितना आएगा? 0.8 आएगा, है ना। तो ये 0.8 आएगा, जिसके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होगा, क्योंकि 0.006 भी 0.006 इसी के अंदर आएगा, 0.0062 इसी के अंदर आएगा। हाँ, तो ये सब जो चीज़ें आएंगी 0.060001, 0.60002, ये सारे किस में आएंगे? इन दोनों के बीच में आएंगे। तो हम कोई भी लिख सकते हैं 5, क्योंकि हमें 5 पूछा गया है, तो आप कोई भी 5 लिख दीजिए, है ना। तो दूसरा मेथड देखिए आंसर वैरी करेगा, बट वो भी करेक्ट है, क्योंकि आप जो भी मेथड से निकाले करेक्ट है। उसमें हम क्या करेंगे? इस टर्म को मान लेंगे ए। क्या मान लेंगे? ए। इस टर्म को मान लेंगे क्या? बी। और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एक तरफ लिख दीजिए 3/5, दूसरी तरफ लिख दीजिए आप 4/5। आपको 5 बीच का निकालना है। 1, 2, 3, 4, 5 मार्क कर दीजिए, है ना। यानी कि इसे बिटवीन यहाँ लिखा था कि 5 रैशनल नंबर हमें फाइंड करना है।
तो हमने क्या किया, हमने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, रैशनल नंबर a प्लस b बाई टू। क्या फाइंड करेंगे, a प्लस b बाई टू। इसको माइंड में रखिएगा, ठीक है, a प्लस बी बाई टू। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या माना था, 3/5, 3/5 प्लस b क्या हमने माना, 4/5 बाई टू। आप ये करेंगे कितना आएगा, 4 और 3 7, 7/10। अब 7/10 कहीं भी मार्क कर दो आप, 7/10। अब इन दोनों के बीच निकालो, ये वाला होगा, इन दोनों के बीच निकालो, ये वाला होगा। उसी तरह से इन दोनों के बीच निकालो, ये वाला होगा, इन दोनों के बीच निकालो, ये वाला होगा, है ना। मैं एक और निकालता हूँ, सपोज करते हैं अब इन दोनों के बीच लेते हैं। अब इन दोनों के बीच लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। यानी फिर से निकलेगा हमारा a प्लस बी बाई टू, दूसरा रैशनल नंबर, तो 3/5 प्लस 7/10 बाई टू, कितना हो गया आपका 13/20। कहीं भी लीजिए आप 13/20, ये आपका क्या हो जाएगा, दूसरा एक रैशनल नंबर होगा, है, ठीक है। इसी तरीके से इन दोनों के बीच निकालेंगे तब ये होगा, इन दोनों के बीच निकालेंगे ये होगा, और इन दोनों के बीच निकालेंगे तो हमारा ये होगा। यानी आपसे 5 रैशनल नंबर पूछा जा रहा है, ये थोड़ी लेंदी है, सबसे आसान ये है। इसमें क्या करना है, अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं, पहले से नोट करिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, बेटा तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए फाइंड दी 4 रैशनल नंबर बिटवीन 4 and 5, 4 और 5 के बीच 4 रैशनल नंबर ज्ञात करें, फाइंड करें, ठीक है। कितना कितना कहा गया है, 4 कहा गया ना, 4, यानी 4 + 1 कितना होगा, 5। बोलो कितना होगा, 5। यानी आप 5 से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 5 एंड 5 × 5, कितना हो जाएगा 20, और ये कितना हो गया 25, 20 और 25। अब देखो इसके बीच 4 पूछा गया तो कौन कौन होगा, 21, 22, 23, 24 हो गया 4। इन दोनों के बीच रैशनल नंबर 21, 22, 23 और 24। और एग्जांपल लेते हैं, अगर आपसे कहा जाए फाइंड दी 7 रैशनल नंबर बिटवीन 3/7 एंड 5/7, ठीक है। आप ये लिख दो, 6 रैशनल नंबर लिखो। आप कहोगे सर जो नाम यहाँ ले रहे हैं वही नाम यहाँ भी ले रहे हैं, है ना। तो 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3/7 एंड 5/7। अब देखिए क्या करते हैं हम कितना निकालना है, 6 निकालना है, यानी 6 + 1 कितना हो जाएगा 7। अब इस 7 से क्या करेंगे, दोनों में ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। कितने करें, ऊपर और नीचे दोनों तरफ। हमारा कितना हो गया 21/49 एंड 35/49। अब इसके बीच कोई भी लिख दो आप, क्योंकि आपसे सिर्फ कितना 6 पूछा गया, तो 22/49, 23/49, 24/49, 25/49, 26/49, 27/49। ये आपके 6 रैशनल नंबर हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये इसका निकालने का तरीका है
कि अब आपको रैशनल नंबर पूछा जाएगा, जितना रैशनल नंबर पूछा जाएगा उससे कम से कम एक अधिक लेंगे, और ज़्यादा जितना ले सकते हैं आप 2 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम एक लेना है, और जो लेना है उसको दोनों में गुणा कर दीजिए और उसके बीच कर लिख दीजिए, सीधा सीधा आँख बंद कर दे। ठीक है, इसको नोट करिए। और ये आपका एक्सरसाइज 1.1 का एक कंप्लीट थ्योरी हो गई। अब हम लोग जो करेंगे वो एक्सरसाइज 1.2 के लिए करेंगे, तो उसमें पहले इसको नोट करिए। ठीक है, काय करते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर की हम बात करते हैं अब, यानी कि वे नंबर जिसे हम पी वाई की क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी जिसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते उसे हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल √2, √2 को नहीं लिख सकते हैं ना, क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको 1 लिख दें, ठीक है, तो P बाई क्यू, P बराबर कितना है √2, Q बराबर कितना है 1। क्या दोनों इंटीजर है, इंटीजर नहीं है साहब, क्यों नहीं है, क्योंकि √2 एक कंप्लीट नंबर नहीं है, तो इंटीजर नहीं है। क्या Q 0 है, नहीं 0 नहीं है, ये तो फॉलो हो रहा है बट ये फॉलो नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है, √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। उसी तरीके से जितने भी रूट में नंबर होंगे, क्या होंगे, जितने भी रूट में नंबर होंगे जिसका कंप्लीट रूट नहीं निकलता हो, सारा इरेशनल होगा। √2, √3, √5, √6, √7, √8, ये सारे इरेशनल नंबर है ना। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि क्या इसे क्या बोलते हैं, पाई, क्या बोलते हैं, पाई, क्या पाई एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, तो अगर सिर्फ पाई पूछा जाएगा तो यह एक इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर। लेकिन अगर पाई के साथ आपको ये दे दे 22/7 अगर पूछा जाए, अगर पाई दे दे, ऐसा लिख दे, पाई ब्रैकेट में दे दे आपको 22/7, अगर पाई दे दे ब्रैकेट में 22/7, इसका मतलब क्या, एक रैशनल नंबर है। क्या है, रैशनल। ठीक है, तो ये चीजें है इरेशनल, इरेशनल का, जल्दी से नोट करिए। अब देखिए इसकी रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, है ना, कैसे करते हैं। देखिए आपसे पहला क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन। ठीक, √2 को नंबर लाइन पे लोकेट करिए। तो √2 को नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे, क्या करेंगे, हम पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। इसमें हम लिखेंगे 0, इधर 1, 2, 3, इनफाइनाइट, -1, -2, -3, इनफाइनाइट। ठीक है, अब हमें देखना है कि लोकेट कितना करना है, √2 को। क्या करना है, √2 को। हमें एक ऐसा स्क्वायर बनाना पड़ेगा, जिसका डायगोनल कितना होना चाहिए, √2 होना चाहिए। यानी कि अगर हम ऐसे करें, एक स्क्वायर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक स्क्वायर बनाते हैं जिसमें अगर हम 1 का साइड ले, 1 का, तो हमारा डायगोनल क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा ना।
क्यों ऐसे √2 होगा? आप बोल सकते सर आपने कैसे पता कर लिया कि ये इतना ही होगा? तो दोस्तों आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये 1 का 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। एच स्क्वायर बाय 2, तो एच स्क्वायर कितना हो गया? √2। कितना हो गया? √2। यानी आ गया हमारा। हम ये बोल सकते हैं कि 0 से लेके 1 तक का साइड लेंगे, इतना ही हम ऊपर लेंगे, है? और अब चाहो तो एक वर्ग बना लो या नहीं भी बनाओ तो भी चलेगा। बना दिया 1 1 का। अब इसको ऐसे करके मिला दिया, ये हमारा क्या हो गया? √2। अब हम क्या करेंगे? अब हम कंपास लेंगे, कंपास में अपना फिट करेंगे और ऐसे पेन रखेंगे, है ना? एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसको हम लोग इसको रेडियस मानेंगे। ये जो हमने √2 निकाला, ये जो यहाँ पे देखिए, इधर देखिए, जो हमने इसको निकाला इसको रेडियस मानकर मानना है, इसको रेडियस मानकर एक सर्कल ड्रॉ करना है ऐसे, इसको सेंटर मानना है, इस पॉइंट को सेंटर मानना है और इसको रेडियस मानना है पूरा ऐसे, और ऐसे ड्रॉ करना है। जहाँ पे इसको कट करेगा, है ना, जहाँ पे कट करेगा उसी तरह यहाँ पर, जहाँ पर कट करेगा ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? √2। बात समझ में आई? 1 1 का लेंगे और जहाँ पर ये कट करेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? √2। ठीक है, आप बोलेंगे ठीक है सर, आपकी बात तो मान लिए। अब जरा हमको √3 का करके दिखाइए, इसको मिटा दे रहा हूँ। अब जरा हमको √3 का करके दिखाइए, है ना? किसका करके दिखाइए? √3 का। लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन। √3 को नंबर लाइन पे लोकेट करें। ठीक है, चलिए आपकी चैलेंज हम एक्सेप्ट करते हैं। ये हमारा 0 1 2 3 -1 -2 -3 और ये इंफिनिटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? √3 की। अब देखो √3 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पता है कि √2 आ चुका है, √2 आ चुका है। अगर हम एक √2 का साइज जो √2 तो एक 1 था, अगर √2 + 1 करें अंडर रूट, तो हमें क्या मिलेगा? ये √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि अंडर √3 मिल गया ना। यानी कि आप √2 तो निकाल चुके हैं। √2 के लिए हमने क्या किया था? एक लिया था इधर और एक 1 यूनिट का साइज कहाँ लिया था? ऊपर लिया था, वर्टिकल। 1 यूनिट हॉरिजॉन्टल एंड 1 यूनिट वर्टिकल। ये आपका क्या बना था? √2, ये वाला है ना। अब इस √2 को साइड मानकर एक और इसके परपेंडिकुलर 1 यूनिट ड्रॉ करेंगे। कितना? 1। अब जब 1 ड्रॉ करेंगे, जाहिर सा ये परपेंडिकुलर है तो ये इसका हाइपोटेनियस होगा, और जब ये इसका हाइपोटेनियस होगा ये कितना होगा? √3। कितना होगा? √3। और जब ये √3 होगा, कुछ नहीं करना है, फिर से वही कहानी करनी है। यहाँ इसको सेंटर मानना है, इसको रेडियस मानना है, मान कर ड्रॉ करना है। √3 है ना? क्या होगा ये? √3। ठीक है, अब आप बोल रहे हैं सर एक बात बताइए, आपने √2 का कर दिया, √3 का कर दिया, अब आप हमें √5 का बताइए करके। ठीक है, तो √5 करते हैं, लिख लिया मैं ऊपर, इसको मिटा दूं। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम? √5 को, है ना। आपने क्वेश्चन में कहा √5 को लोकेट कर गया ऑन नंबर लाइन। हमने कहा जी भैया,
आपके हम एक्सेप्ट को, चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। फिर वही कहानी, नंबर लाइन ड्रॉ करना, एक लाइन ड्रॉ करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है, 0 1 2 3 इंफिनिटी, -1 -2 -3 इंफिनिटी। फाइन। देखिए, समझने की कोशिश करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, अच्छे समझिएगा। दोस्तों यहाँ पे हम किसको लोकेट करना है, √5 को, है ना। √5 को हम यहाँ लिख रहे हैं। √5 हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना अंडर रूट में, 2 दूना 4 प्लस 1 5, √5 हमारा आ गया। यानी कि एक 2 यूनिट लेना पड़ेगा और एक यूनिट लेना पड़ेगा। यानी हॉरिजेंटल हमें कितना लेना है, 2 यूनिट लेना है, वर्टिकल हमें कितना लेना है, 1 यूनिट लेना है। जब इससे हम डायगोनल निकालेंगे हम, तो क्या होगा हमारा, √5। लेकिन हमारा ये ना √5 हुआ, हमें निकालना कहाँ है, इस पे निकालना है, कुछ नहीं करना है। फिर तो वही कहानी करनी है, एक लेनी है मार्कर, सॉरी एक कंपास, पेंसिल लगाना है, सेट करना है, कट करना है। जहाँ पे कट हो तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, √5। ये हमारा पॉइंट √5, ठीक है। नोट करिए इसको जल्दी से। ठीक है दोस्तों, मिटा दूं इसको। अब बात करते हैं आगे रियल नंबर की। किसकी बात करेंगे हम, रियल नंबर की हम बात करते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर की हम बात करते हैं। रियल नंबर क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल rational and irrational number is called रियल नंबर। यानी कि जितने भी रैशनल नंबर, क्या रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों की मिलाकर के जो नंबर बनते हैं क्या बोलते हैं हम लोग, रियल नंबर, ठीक है। बोलिए, गुड। अब यानी कि बात आती है रियल नंबर और उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है। क्या लिखेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक। अब रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा है ना। तो जब हम इसकी बात करें, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 4/5, है ना। जब हम 4/5 लेते हैं, इसको कहते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं, 5 को डिवाइड करते हैं 4 में, है ना। एक पॉइंट लगाते हैं, 0 आता है, 8 बार में कट गया ना, ठीक है। यानी कि रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। एक और एग्जांपल लेते हैं 10/3, है ना। 3 को डिवाइड करते हैं 10 में, 3 3 से 9, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0, 3 3 से 9, 1, फिर
0391, यानी ये कभी नहीं कटेगा डैश डैश। यानी इसमें रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर क्या है, ऊपर देखिएगा, रिमाइंडर क्या है, नॉन जीरो। रिमाइंडर क्या है हमारा, नॉन जीरो। हाँ, तो इसमें हम दो चीज होती है, एक रिमाइंडर जीरो होता है, एक रिमाइंडर नॉन जीरो होता है। इसको नोट करिए, मैं इसको आगे बता रहा हूँ, पहले इसको नोट कर लो थोड़ा सा, लिख लिया। यानी कि हम एक चीज देख रहे हैं कि या तो रिमाइंडर जीरो होगा या तो रिमाइंडर जीरो नहीं होगा। या तो रिमाइंडर जीरो नहीं है तो क्या, अगर रिपीटिंग है क्या, हाँ रिपीटिंग है, तो यहाँ पे हमारी दो कंडीशन बनती है। यहाँ पे हमारी क्या बनती है, दो कंडीशन बनती है। दोनों कंडीशन को हम देखते हैं। यहाँ लिखते हैं हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पे दो कंडीशन बनती है, एक जीरो रिमाइंडर और दूसरा नॉन जीरो रिमाइंडर। ठीक है, अगर आपका रिमाइंडर जीरो हो रहा है ना, तो क्या बोलेंगे हम लोग, अगर आपका रिमाइंडर जीरो हो रहा है, जी बोलिए, अगर हम जीरो, अगर रिमाइंडर जीरो हो रहा है तो क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर आपका रिमाइंडर जीरो नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पर दो केस होते हैं। एक केस होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन। और दूसरा जो हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एक्सपेंशन। रिपीटिंग को हम लोग रिक्यूरिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिक्यूरिंग, RECURING, रिक्यूरिंग, दोनों एक ही चीज हुआ है ना, ये दोनों एक ही चीज हुआ, रिपीटिंग या रिक्यूरिंग। अब एग्जांपल में तो समझ में आया गया कि रिपीटिंग जीरो रिमाइंडर कैसा होगा। सपोज कर लो अगर हम 20/4 कर रहे हैं, यानी कि 4 को हम डिवाइड करेंगे 20 में, तो 5 बार में हमारा 20 कट गया, जिसका रिमाइंडर जीरो आ गया। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं, यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल में। दूसरा हमारा लेते हैं 4/, एक एग्जांपल लेते हैं, अच्छा सा कोई एग्जांपल 7/8। देखिए 7/8 क्या होता है हमारा, 8 को हम डिवाइड करेंगे 7 में, 0.0, 8 बार लगाएंगे 64, 6, 0, 8 7 56, 7 बार में 56, 4 बचा, फिर 0, 5। यानी कि टर्मिनेटिंग एक सर्टेन डिजिट के बाद टर्मिनेट होना चाहिए। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि टर्मिनेटिंग एक सर्टेन डिजिट के बाद टर्मिनेटिंग होना चाहिए। या तो टर्मिनेट तुरंत हो जाए
या तो आप एक सर्टेन टाइम के बाद हो। कब? जब जीरो रिमाइंडर है। तो देखिए रिमाइंडर इसका भी जीरो है, दोनों कट गया ना, रिमाइंडर जीरो है। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की हम बात करते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की, जैसे 10/3 है ना, 10/3। अगर हम 10/3 की बात करें क्या आएगा? 3.3333 हमारा रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का एग्जांपल हम लेते हैं। अगर हम ये बात करें 5.7325132029 डैश, इसमें रिपीटिंग कहीं हो रहा है क्या? कहीं नहीं रिपीटिंग हो रहा है ना, यानी ये क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अगर इस तरह की सिचुएशन है, ध्यान से देख के समझिएगा। यहाँ से एक अच्छा बात बता रहे हैं हम आपको, ये जो टर्म होंगे दोनों, इन दोनों को हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर। क्या कहते हैं? और ये हमारा होता है नॉन रैशनल नंबर। नॉन रैशनल, ठीक है, यानी कि जो जीरो रिमाइंडर हो और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन हो, ये दोनों जो आपका होगा रैशनल नंबर, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर जो होगा वो आपका क्या होगा? नॉन रैशनल नंबर। फाइन, यहाँ तक आपका एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाएगा। नोट करिए इसको अच्छे से। ठीक है, मिटा दे रहा हूं। अब हम देखते हैं कुछ, अगर रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग है, अगर नॉन जीरो रिपीटिंग एक्सपेंशन है तो उसको हम लोग कैसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे? कोई एग्जांपल लेते हैं क्या? कोई एग्जांपल लेते हैं। शो 1.272727 डैश डैश है ना, एक्सप्रेस 10 वाला एक्सप्रेस नहीं, एक्सप्रेस में रिप्रेजेंट करना इन द फॉर्म ऑफ P/Q। इसको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस करना है। कैसे लिखना है? अब देखिए, लिखने की हम लोग कोशिश करते हैं। क्या करेंगे? x बराबर मान लेंगे इसको, x बराबर 1.272727, ठीक है। मल्टीप्लाई, अब देखिए कितने अंक के बाद रिपीट हो रहा है? 2 अंक के बाद, हर 2 डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है ना। तो जितने डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है उतने जीरो वाले से मल्टीप्लाई करना है। यानी 2 डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई 100 बोथ साइड। 2 जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना 100 से। इधर क्या हो गया? 100 इक्वल्स टू 127.2727 डाइटर्स, ठीक है। अब ये क्या बन गया हमारा? अब क्या करेंगे? इन दोनों को माइनस कर देंगे, 100x हो जाएगा ना, ठीक है ना। ये हमारा था इक्वेशन 1 और ये हमारा इक्वेशन 2। अब देखिए पॉइंट के बाद जितना इधर है उतना ही इधर भी है ना, तो क्या है? माइनस हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 2 माइनस, पहले तो इसको माइनस करते हैं। 100 में से x माइनस कितना बचेगा? 99x। और इधर क्या बचेगा हमारा? 126, क्योंकि ये पॉइंट वाला टर्म सारा कट जाएगा, है ना। और 127 बचेगा, कितना बचेगा? 126, ठीक है। कितना बचेगा हमारा? 126। अब यहाँ से x निकाले, x क्या बचेगा हमारा? 126/99 हो गया P/Q के रूप में ना, P/Q के फॉर्म में हो गया। बोलो हाँ जी, हो गया, ठीक है।
नोट करिए, एक और एग्जांपल लेते हैं। नोट कर लिए होंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। ऐसा करते हैं, बीच में लाइन ड्रॉ करते हैं, 2 एग्जांपल हो जाएगा। क्वेश्चन है 0.2353 53 5 डैश डैश को रिप्रेजेंट करना है किसमें, डेसिमल पी बाई क्यू के फॉर्म में, है ना। पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। क्या करें, देखिए एक्स बराबर मान लेते हैं 0.235353 डैश है। डैश का मतलब इनफाइनाइट तक ये 53535353 जा रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.235 के ऊपर बार। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बार। क्या बोलते हैं, बार, है ना। 5 के बार। अब क्या करेंगे, अगर 5 के बार जा रहा है तो यानी कि इसको इसी फॉर्म में रख लीजिए, यहाँ लिख देता हूँ 0.235 का बार, है ना। इसे क्या बोलते हैं, बार, ठीक है। अब क्या करना है, कितने डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है, हर 2 डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है ना। क्या करें, तो शुरू में हमारा 3 डिजिट है, फिर 2 डिजिट, तो मल्टीप्लाई 1000 बोथ साइड, 1000 बोथ साइड। क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 1000x बराबर 235.35, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे हमको एक चीज आपको देखने की जरूरत है। अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब हमने ये चीजें मल्टीप्लाई कर दिया, क्या ये दोनों माइनस को करके पॉइंट के बाद हट पाएगा? क्योंकि हमारा माइनस करने का मकसद ये होता है कि पॉइंट के बाद जितने भी सारे नंबर हो वो सारे हट जाए, जितने डिजिट है सारे हट जाए। इसमें पॉइंट का 2 3 है, इसमें पॉइंट का 3 5 है। क्या हट पाएगा? नहीं हट पाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, अब इसको अगेन मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, दोनों तरफ से फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना है हमारा, 10x बराबर 2.35, ठीक है। अब इसको मानिए इक्वेशन फर्स्ट और इसको मानिए इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, सॉरी, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड। 1000x में से 10,000 कितना बचेगा, 990x बराबर, अब देखिए पॉइंट के बाद ये 3 5 सारे कट जाएगा, क्या बचेगा 235 में से 2 रहेगा तो 233। एक सवाल कितना हो गया, 233 बटे आ गया। एक और लेते हैं, उसके बाद आप नोट करिएगा, है ना। अगर आपसे कहा जाए 2.35 का बार है, इसको रिप्रेजेंट 2.67 का बार है, इसको रिप्रेजेंट करिए पी बाई क्यू के फॉर्म में, है। इसका मतलब यही होता है डियर कि 2.676767 अप टू इनफाइनाइट टाइम तक जा रही है, ठीक है।
अगर ऐसा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, फिर वही कहानी करेंगे। x बराबर मान लेंगे 2.676767, ठीक। मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। हमारा क्या हो जाएगा, 100x बराबर 267.6767, ठीक। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड माइनस फर्स्ट, इधर कट जाएगा सारा, ये क्या बचेगा 267 में से इधर 100 में से इधर कितना बचेगा 99x, और 267 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 265। तो x बराबर कितना आ गया 265/, आ गया समझ में, नोट करिए, ठीक है। मैं इसको मिटा दे रहा हूं। नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। क्या पढ़ते हैं, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर, यानी देखते हैं क्या क्या ऑपरेशन इसमें हम लोग करेंगे। ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रैशनलाइजेशन, ये सारे ऑपरेशन हम यहाँ पे करेंगे। फाइन। तो एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले। अगर आपसे ये कहा जाए, अगर आपसे ये कहा जाए ऐड, क्या कहा जाएगा, ऐड 2√2 प्लस 5√3 and √2 minus 3√3। इन दोनों क्या करना है, इन दोनों क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। अब देखिए ऐड का साइन है तो ऐड लगाएंगे, करेंगे 2√2 प्लस 5√3। अब ऐड करना है तो दोनों के बीच का ऐड का साइन लगा दें, √2 माइनस 3√3, ठीक है। यानी कि इधर लिखते हैं थोड़ा, ताकि इधर एक और क्वेश्चन आ जाएगा, 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3। अब देखिए जो एक टर्म वाले हैं, एक कास्ट वाले, एक जाति वालों को एक साथ रखेंगे, किनको किनको भैया एक साथ रखेंगे, ये √2 वाले को, ये 2√2। दोस्त एक बात बताओ, 2√2 और 1√2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा 3√3 होगा, सॉरी 3√2 होगा। √2 तो वही था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 था, तो 3√2 हो गया। उसी तरीके से अब अगर हम इसको जोड़ें 5√3, यहाँ जोड़ नहीं, यहाँ माइनस साइन है, अगर 5√3 और माइनस 3√3 बस कितना बचेगा 2√3 बचेगा, यस या नो। अब देखो इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इन दोनों के बीच कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। कितना साइन है, प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन हो गया। यानी क्या हमारा आंसर हो गया 3√2 प्लस 2√3, ठीक है। आगे समझ में, और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 6√5। अभी मल्टीप्लाई नहीं, अभी एडिशन के एक और लेते हैं, ठीक है। अभी एडिशन के एक और लेते हैं। ऐड करिए 4√2 प्लस 3√5
7√5 माइनस 3√2। ठीक है, अब इसको हम ये नहीं दिख रहा होगा इधर, एंड 7√5 माइनस 3√2। ठीक है, इसको हमें ऐड करना है। ठीक है, अब ऐड करते हैं। कैसे ऐड करेंगे? इन दोनों के बीच क्या लगाएंगे? ऐड का साइन लगाएंगे, सिंपल ऐड का साइन लगा देंगे। प्लस 3√5 प्लस 7√5 माइनस 3√2। एक जात वाले को एक साथ काम करो, 4 में से 3 जाए, कितना बचेगा? √2। 7 और 3 10, 10√5। ये आपका आंसर। अगर इसी में ये रहता, ऐड होकर के ना रहता, क्या रहता? सबस्ट्रैक्ट। 4√2। सेम क्वेश्चन लिख रहे हैं, बस माइनस का हम साइन लगा रहे हैं। ठीक है, बस माइनस साइन लगा रहे हैं। 4√2 प्लस 3√5 माइनस 7√5 माइनस 3√2। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। अगर हम माइनस का साइन लगा रहे हैं, अगर ये माइनस साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाता है ना, यानी 4√2 प्लस 3√5 माइनस 7√5 माइनस माइनस प्लस 3√2। हाँ, अब 3 और 2 कितना हो जाएगा? नहीं सॉरी, 3√2 और 4√2 कितना हो जाएगा? 7√2 और 3√5 में से माइनस 7√5 जाए कितना बचेगा? माइनस 4 रूट। ऐसा में यानी सेम कास्ट वालों को हम सेम कास्ट वालों के साथ ऐड करेंगे और सब्सट्रैक्ट करेंगे, और आपको दूसरे कास्ट वाले को सेम कास्ट वाले को सेम काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे √2 था, यहाँ पर भी √2 है, इसलिए हमने इन दोनों को एक साथ काम किया। यहाँ पे √5 है, यहाँ पर भी √5 है, तो हम यहाँ पे इन दोनों को एक साथ काम करेंगे। ठीक है, ये हमारा एडिशन सब्सट्रैक्शन। इसको नोट करिए। हो गया? वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई 6√5 एंड 2√5। 2√5। अब देखिए, हम समझिए, कोशिश करेगा बच्चों की तरह। 6√5 को मल्टीप्लाई किससे करना हमें, यानी मल्टीप्लाई साइन लगाते हैं 2√5। दोस्तों एक चीज बता दूं आपको, जो रूट वाला नंबर है उसको रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, और जो बिना रूट वाला नंबर है उसको बिना रूट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 6 दूना 12 और 5√5 कितना हो जाएगा? देखिए 5√5 कितना होगा? रूट 5 25, अब 25 का अंडर रूट कितना होता है? 5। 25 का अंडर रूट कितना होता है? 5, यानी कितना हो जाएगा हमारा? 12 पंजे 60। आगे समझ में? यहाँ देख लीजिए, 5 × 5 किया हमने, क्या हो गया? √25, और रूट को बाहर निकल गया 5। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आपके लिख सकते हैं? 5। हमने आपको इसलिए समझाने के लिए यहाँ लिखा हूँ, आप डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी तो बहुत सारे एग्जांपल लेंगे।
सिंप्लीफाई 5 प्लस √7 2 प्लस √5। ठीक है, अब देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है। अगर कोई भी साइन नहीं होता तो कौन सा साइन होता है? मल्टीप्लिकेशन की साइन होती है। ठीक है, यानी कि 5 प्लस √7 इंटू 2 प्लस √5। अब देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। एक बार अब किसमें गुना कैसे होगा? 5 का गुना 2 से होगा और 5 का गुना 5 से होगा। फिर √7 का गुना 2 से होगा और √7 का गुना 5 से होगा। करें? ठीक है, 5 दूना 10, साइन क्या होगा? प्लस प्लस का साइन। फिर 5 प्लस 5 √5। 7 गुना 200 कितना होगा? √7 गुना 200 कितना होगा? 2 √7। दो ये नहीं कर दीजिएगा, 2 इंटू √7 को आप √14 नहीं लिख दीजिएगा, है ना? ये रूट नहीं है, बाहर ही रहेगा और ये रूट वाला अंदर रहेगा। इसका क्या होगा? गुना 2 √7। इसका मल्टीप्लाई क्या होगा? 2 √7। फिर √7 का गुना करेंगे 5 से। अब देखिए, √7 मल्टीप्लाई √5, तो 7 पंजे 35 और रूट का रूट रहेगा। कितना क्या बचेगा हमारा? क्या बनेगा हमारा? √35। क्या बनेगा? √35। यानी कि आप देखो क्या हमारा क्या हो गया? मल्टीप्लिकेशन। सिंपल। ठीक है, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। अगर आपसे कहा जाए √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर निकालिए, है ना? होल स्क्वायर निकालिए, इसको सिंप्लीफाई करिए। तो क्या करेंगे दोस्तों, आप एक फॉर्मूला जानते हैं, ए, अगर इसको हम ए मान ले और इसको बी मान ले, है ना? तो क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। यस, ठीक है। तो क्या होगा? ए स्क्वायर यानी कि 3, बी स्क्वायर यानी कि 7। बताया था ना कि अगर उसी को उसी नंबर से गुना करते हैं तो स्क्वायर हट जाती है। अगर अंदर रूट में सेम नंबर को गुना करते हैं तो रूट हट जाता है। तो √7 गुना √7 7 प्लस 2ab 2 इंटू √3 गुने √7, 7 और 3 10 प्लस 7 और 3 21, 10 प्लस 2 √21। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। आगे एग्जांपल लेते हैं। बेटा तो नहीं इधर का, आई थिंक पूरा लिख लिया ना? ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हमें जो करना है, रैशनलाइजेशन। क्या करना है हमें? रैशनलाइज। रैशनलाइज में करते क्या है? एग्जाम्पल से लेके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपसे कहा जाएगा 1/2 को रैशनलाइज करिए। क्या करिए? 1/2 को रैशनलाइज करिए। तो जो डिनोमिनेटर में दिया रहेगा उसी नंबर से ऊपर और नीचे क्या करेंगे? गुना करेंगे। क्या करेंगे? ऊपर और नीचे
मल्टीप्लाई करेंगे, यानी √2 मल्टीप्लाई √2, तो क्या हो गया हमारा, ऊपर 1 इंटू √2 क्या हो जाएगा √2 और नीचे क्या बनेगा 5। अगला एग्जांपल लेते हैं। अगर आपसे कहा जाए 1/2 प्लस √3 का रैशनलाइज करिए, क्या करिए, रैशनलाइज करिए, तो क्या होगा, देखिए अब ये यहाँ पे प्लस है, तो यानी पहले तो वो वही चीज लिख देंगे ज्यों का त्यों, 1/2 प्लस √3। अब हम इसके जो साइन बीच में है इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस √3/2 माइनस √3। ये रूल है कि जो साइन डिनोमिनेटर में रहता है उसी के अपोजिट साइन, यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस से ऊपर और नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब अगर मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो क्या बनेगा हमारा, देखिए ऊपर तो अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वही रहेगा, लेकिन जब नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा फॉर्म क्या बना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा a² माइनस b², यानी 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, क्या बना 2 माइनस √3 और नीचे 1 बचा, 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, यानी नीचे 1 आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको मिटा दो बस। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अगर आपसे कहा जाए रैशनलाइज करिए प्लस 3√2। अभी हमने क्या सिखाया आपको कि जो साइन नीचे रहेगा उसके अपोजिट साइन से ऊपर और नीचे दोनों तरफ को मल्टीप्लाई करना है, यानी 1/7 प्लस 3√2 इंटू 7 माइनस 3√2/7 माइनस 3√2। और ऊपर तो सेम वही हो जाएगा, 7 माइनस 3√2, नीचे क्या हो जाएगा, फिर वही कहानी बनेगा हमारा a² माइनस b², a का स्क्वायर 7 7 49, b का स्क्वायर क्या है हमारा, अब देखिए b का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 3√2 इंटू 3√2, 3 का गुना 3 से 9 और √2 का √2 इंटू 2 18, क्या होगा हमारा 18। 7 माइनस 3√2/9 में से जाएगा 1 और 4 में 7 जाए तो 3, है ना, ये हमारा आया। समझ में आया कैसे हुआ, 3√2 को 3√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 3 का मल्टीप्लाई 3 से और √2 का मल्टीप्लाई √2 से, और 3 का मल्टीप्लाई 3 से 9, √2 इंटू √2 कितना होगा 2, 9 इंटू 2 कितना होगा 18, फाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट इसको लिखिए, पहले सुनो करिए, ठीक है। आगे आगे करते हैं। लॉ एक्सपोनेंस, लॉ एक्सपोनेंशियल, लॉ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स क्या होता है समझने की हम लोग कोशिश करेंगे कि एक्सपोनेंट्स होता क्या है। एक्सपोनेंट्स होता क्या है, सपोज के लिए आपको कोई नंबर दे दे ए और एन, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पावर, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं
बेस। क्या बोलते हैं? बेस। एक पावर होता है, दूसरा बेस होता है ना। अब इसी पे बेस पे हम कुछ रूल पहले देखते हैं कि क्या होता है, एक्सपोनेंट्स का रूल क्या है। अगर आपको ए टू द पावर एन और मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ए टू द पावर एम है, यदि बेस सेम है, क्या है, बेस दोनों का सेम है और मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो पावर ऐड हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा। अगर बेस सेम है और डिवीजन का साइन है, तो क्या पावर घट जाएंगे। अगर एक की पावर एम है और उसके पावर एन है, तो क्या होगा, पावर गुना हो जाएंगे। अगर आपका एक की पावर एम है, उसके पावर 1/n है, तो भी पावर गुना हो जाएगा, m/n हो जाएगा। अगर किसी भी नंबर का पावर माइनस होता है, तो वो संख्या क्या होती है, पलट जाती है माइनस हटाने के लिए। माइनस पावर हटाने के लिए क्या करेंगे, सब नंबर को पलट देंगे। तो ये आपको पढ़ने हैं, इतना ही आपको पढ़ना है। वैसे होता तो बहुत है, लेकिन आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे और कुछ इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन के साथ रिवीजन करते हैं कि क्या होता है। एक और है आपका, अगर ए के पावर एम है और बी के पावर बी एम है, तो हम क्या करते हैं, ए बी के पावर एम करते हैं, ए बी के पावर एम करते हैं। अब इसका हम एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम्पल के साथ कैसे समझेंगे आखिर में क्या होता है। अभी तो आपको कुछ लग रहा होगा, दिख रहा होगा ये ए और एम और एन क्या है ना। अब हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। देखिए पहला एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल वही लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में कुछ दिए हुए हैं और एक्सरसाइज में, ठीक है। एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं आपको, सेवेंटीन पावर 5 इंटू 17 पावर 8 क्या हो जाएगा। देखो बेस दोनों का सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, 17 का पावर 8, 5 + 8 यानी कि 17 का पावर 30। दूसरा, अगर 2 के पावर 1/3, 2 के पावर 2/3 है, तो क्या हो जाएगा, सेम वही कहानी। अगर मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाएगा, 2 के पावर 1/3 प्लस 2/3 यानी 2 के पावर 3/3 कट कर 1 हो जाएगा, यानी 2, क्या होगा 2। तीसरा लेते हैं, 64 का पावर 64 का, ये नहीं, ये लेते हैं पहले डिवीजन का। 7 का पावर 1/2/7 का पावर 2/3 और 1/3। देखिए हमने क्या कहा था, अगर बेस दोनों का सेम है और डिवीजन में तो पावर घट जाते हैं, सब स्टैक हो जाते हैं, यानी 7 का पावर 2/3 माइनस 1/3 यानी कि 7 का पावर 1/3, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं हम, अगर आपसे कहा जाए 64 का पावर 1/3 फाइंड करिए, 64 का पावर 1/3 फाइंड करिए। अब देखिए हमने ये वाला रूल यहाँ फॉलो होगा, कैसे होगा, ये आपको दे दिया, ये आपको दे दिया, ये आपको निकालना है ना, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 64 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 के पावर 3, 4 × 4 × 4, 64 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 × 16 = 64,
तो इसको हम ऐसे लिखते हैं ना, 4 की पावर 3 जो हमने यहाँ लिखा, ठीक है। तो पावर 1/3। हमने क्या कहा था, अगर ऐसे होते दोनों गुना में होते कट जाए, फिर ये दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा हमारा 4 बचेगा। नेक्स्ट एक नंबर एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपसे कहा जाए 16 पावर 2/4, 16 पावर 2/4, कहानी वही करना है। 16 को वैसे लिख सकते हैं ना, 2 के पावर 4 के पावर 2/4, 4 से 4 कट जाएगा, 2 के पावर 2, यानी क्या आंसर आएगा 4। ये आपका एक्सपोनेंशियल है, हाँ, ये आपका एक्सपोनेंशियल का टर्म है। और ये आपका एक्सरसाइज 1 फिनिश होता है। अब आपके एक्सरसाइज 1 में, सॉरी चैप्टर 1 में कुछ भी नहीं है, आपका चैप्टर 1 फिनिश होता है, ठीक है। चैप्टर 1 की अब सारी एक्सरसाइज क्वेश्चन हम अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में आप लोग अपडेट करेंगे। ये आपका फुल लेक्चर था, फुल थ्योरी सेक्शन था, जो इस एक्सरसाइज हैं 1.1 से लेकर के 1.7 तक 6 तक का सारे हम कवर अप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा भी लेकर आएंगे। आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा भी लेकर आएंगे, तो हमें कमेंट करें, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार।